हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ का करेंट अफेयर। और इसको कलेक्ट किया गया है विजन आईएएस के मैगजीन से। उसका एक संक्षेप में यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। और ये जुलाई मंथ का ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 को हम लोग फिर से देख लेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 में तो जो है सो अभी यहाँ अवेलेबल ही है। और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो साइंस टेक होगा, साइंस टेक और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट और डिफेंस, ये हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। बाकी का जो इशू है इसको हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 में। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है डिमांड ऑफ स्पेशल पैकेज। अभी देखिए, स्पेशल पैकेज का डिमांड किया गया किसके द्वारा? बिहार के द्वारा और आंध्र प्रदेश के द्वारा। इवन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का भी डिमांड किया गया था बिहार के द्वारा। लेकिन ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इसको अभी नहीं पूरा किया गया है। लेकिन डिमांड ऑफ स्पेशल पैकेज मतलब पूरा किया गया है, स्पेशल पैकेज दिया गया है बिहार और आंध्र प्रदेश को। तो बिहार को टोटल 11,500 करोड़ का स्पेशल पैकेज और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया है। अभी देखिए, जो स्पेशल पैकेज है बिहार में खासकर ये इरिगेशन पर्पस के लिए और फ्लड मिटिगेशन के लिए इसको यूज करने में लिया जाएगा। अभी देखिए, अगर हम लोग फ्लड का बात करें बिहार के अंदर, तो टोटल 28 जिला में, मतलब कि टोटल जो 28 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसमें से 28 जिला क्या है, ये है अपना फ्लड अफेक्टेड एरिया। तो फ्लड अफेक्टेड एरिया जो टोटल है, मतलब कि जो अपना नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार मेनली फ्लड इफेक्टेड एरिया होता है। मतलब मेन रूप से फ्लड से अफेक्टेड होता है। और नॉर्थ बिहार की जो नदी है, जैसे कि कोसी हो गया, बागमती हो गया, बूढ़ी गंडक, ये कुछ नदी है जो कि मेनली फ्लड, मतलब कि ये फ्लड जोन में, ये फ्लड जोन क्रिएट करता है कहाँ? नॉर्थ बिहार के अंदर। और देखिए, ये जो कोसी और बागमती नदी है, ये अपना कोर्स काफी ज्यादा चेंज करती है। ड्यू टू चेंज ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ की समस्या बनी हुई रहती है। तो ये पैकेज दिया गया है बिहार को फॉर मिटिगेशन ऑफ फ्लड एंड फॉर इरिगेशन पर्पसेस। अभी देखिए, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज दिया गया है। कितने का? 15,000 करोड़ का। अब ये 15,000 करोड़ का जो पैकेज है, वो एक तो इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। और इस इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पोलवारम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो पोलवारम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पे है? तो ये है गोदावरी नदी पे, गोदावरी रिवर पे है पोलवारम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके लिए, जिसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए पैसा दिया है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ है? एक तो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और साथ ही साथ हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये दो कॉरिडोर है जो कि आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। अच्छा देखिए, ये जो स्पेशल पैकेज दिया जाता है, ये आर्टिकल 282 के थ्रू के अंतर्गत ये दिया जाता है। तो आर्टिकल 282 क्या कहता है कि किसी भी, कोई भी राज्य, इवन स्टेट और सेंटर, स्टेट और सेंटर, इनमें से कोई भी किसी भी राज्य को या किसी भी मतलब स्टेट को कोई भी स्पेशल काम करने के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे सकती है। तो ये है आर्टिकल 282। अभी देखिए, एक और अभी न्यूज था इसमें कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड किया गया। किसके द्वारा ये डिमांड किया गया है? बिहार के द्वारा डिमांड किया गया था। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ देखिए, जो क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, ये क्राइटेरिया दिया गया था किसके द्वारा? तो ये गाडगिल कमेटी के द्वारा ये क्राइटेरिया दिया गया था। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन बाय, मतलब फॉर्मुलेटेड बाय गाडगिल मुखर्जी। अब देखिए, किसी भी स्टेट को स्टेटल स्टेटस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है अगर वो एक हिली टेरेन हो या फिर लो डेंसिटी एरिया हो। मतलब लो डेंसिटी किस चीज का? पॉपुलेशन डेंसिटी वहां का लो हो तब दिया जा सकता है। या फिर लोकेशन अलोंग बॉर्डर हो, मतलब कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया हो,
साथ ही साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो उस स्टेट में, तब जाकर के ये सब चीजें दिया जा सकता है। तो बिहार के अंदर में क्या है, देखिए हिली टेरेन तो नहीं है, लो डेंसिटी एरिया भी नहीं है, डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है बिहार का, साथ ही साथ बॉर्डर के क्रॉस भी नहीं आता है, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जरूर है बिहार में। तो यह एक इकलौता ऐसा मतलब कि ये कंडीशन है जिसके आधार पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मांग किया जाता है, किसके द्वारा, बिहार के द्वारा। अच्छा, अगर हम लोग पहले की बात देखें तो अभी तक टोटल 12 स्टेट्स को स्पेशल मतलब कि SC एस कैटेगरी में रखा गया है। अभी ये 12 स्टेट कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को दिया गया था, कब, ये 1969 में ये जम्मू कश्मीर को सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जो नॉर्थ ईस्ट का टोटल जो सात मतलब जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, सेवन सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, तो इन सातों को दिया गया है। इसके साथ साथ अभी क्या किया गया, रिसेंटली जो किया गया, तेलंगाना को, यहाँ देखिए ये तेलंगाना को एक नया स्टेट बना था, तो इसको भी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी दिया गया है। तो ये टोटल 1 2 3 4 7 11 प्लस 1 12, ये 12 राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है। अभी देखिए फायदा क्या होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से, यहाँ देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये 60% टू 75% फंड, जो भी डेवलपमेंट का काम होता है उसको फंड किया जाता है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, और कोई नॉर्मल स्टेट है तो। लेकिन अगर यही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई स्टेट हो, तो कोई भी फंड हो, कोई भी स्कीम मतलब कि कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सरशिप होता है, ये होता है कितना, 90% स्पॉन्सरशिप सिर्फ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यह एक फायदा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने का। साथ ही साथ देखिए पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो भी स्टेट है बाय डिफॉल्ट जो फाइनेंस कमीशन है, तो 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो शेयर है इसको दिया जाता है कितना, 41% का शेयर दिया जाता है, किस चीज में, जब फंड का एलोकेशन होता है। उसके अलावा जो स्पेस, यहाँ मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ये कहीं भी SCS नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल, इसको क्या किया था फाइनेंस कमीशन, कितने नंबर का, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन 1969 में इसको लाया गया था। तो जम्मू कश्मीर को सबसे पहले SCS का स्टेटस दिया गया था। नीड फॉर गिविंग स्पेशल पैकेजेस टू द स्टेट्स। अभी देखिए ये नीड क्या है स्पेशल पैकेज देने का, तो देखते हैं, टू ऑफसेट फिजिकल शॉक, टू रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, चैनलाइज रिसोर्सेज टू पुअरर सेक्शन, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये दिया जाता है। साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसको कम करने के लिए, साथ ही साथ जो स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ये स्पेशल पैकेज दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें था स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के लिए, और साथ ही साथ स्पेशल पैकेज जो दिया गया है इसके बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। चलिए अब आगे हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। ICAL, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिटिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस। अब देखिए इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया किसके लिए, लोकल गवर्नेंस के ऑडिटिंग के लिए, और ये बनाया गया कहाँ, राजकोट गुजरात में। ये अभी तुरंत बनाया गया है राजकोट गुजरात में। अभी देखिए इसका एम क्या होगा कि जो लोकल बॉडी है अपना, जैसे पंचायती राज हो गया और जो म्यूनसिपालिटीज वगैरह होते हैं, इनका ऑडिटिंग करना बेस्ड ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिटिंग करना है। पहले पंचायती राज का जो पंचायत था या फिर जो म्यूनसिपालिटी था, इनका ऑडिटिंग कौन करता था, ये जो फाइनेंस कमीशन है अपना, वो एक पंचायत लेवल पर एक फाइनेंस कमीशन का गठन करती थी, जिसके बारे में BPSC ने पहले क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये फाइनेंस कमीशन इसका ऑडिटिंग करती थी ग्राम सभा के अंदर। अभी देखिए अभी ये नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो इसका और एम तो हमने देख लिया, और इसके साथ साथ देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो ICAL है, यह एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग बॉडी होगा जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ऑडिट करेगा किसी भी लोकल बॉडी का।
साथ ही साथ ये नॉलेज नॉलेज सेंटर और थिंक टैंक की तरह काम करेगा गवर्नमेंट के लिए, ताकि कोई भी डेवलपमेंट प्लानिंग किया जा सके यहाँ से। साथ ही साथ ये पॉलिसी मेकिंग का भी काम करेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को भी ये एग्जीक्यूट करवाएगा, मतलब कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की तरह ये काम करेगा। तो ये था ICAL के बारे में, और ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज से। अभी देखिए, ये नीड ऑफ ICAL यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये ऑडिटिंग से रिलेटेड और ग्राम पंचायत से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 243G है। तो ये क्या चीज करता है? ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ लोकल बॉडी से ये रिलेटेड है। उसी तरीके से आर्टिकल 243J ये क्या कहता है? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में लॉ मेक प्रोविजन विथ respect to maintenance of account by पंचायत and auditing of such accounts। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है पंचायत लेवल पे, ये कौन करता है? ये करता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर। और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 243J। तो ये है आर्टिकल 243J। और ऐसे ही आर्टिकल 243Z किससे रिलेटेड होगा? ये म्युनिसिपालिटीज के अकाउंट से रिलेटेड है। अगला है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। अभी देखिए, मिनरल टैक्सेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, एक जजमेंट आया है। तो इस जजमेंट में क्या बात किया गया है कि कोई भी स्टेट को राइट दिया गया है टैक्स लेवी करने का। किस चीज पर? जो मिनरल्स है उस पर टैक्स ले सकता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही साथ मतलब कि अगर उसके स्टेट में अगर माइनिंग होता है किसी भी मिनरल का, तो उस पर वो टैक्स लेवी कर सकता है। साथ ही साथ जो मिनरल लैंड है उस पर भी टैक्स लेवी कर सकता है। देखिए, इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो स्टेट को कोई मतलब कि ये अधिकार नहीं था कि इस पे टैक्स लेवी कर सके। तो अभी ये अधिकार दिया गया है किसको? स्टेट्स को दिया गया है, बोथ ऑन लैंड ऑन एंड ऑन मिनरल। अभी देखिए, एंट्री 49 क्या बात करता है कि लैंड के बारे में रिगार्डिंग बात करता है, और एंट्री 15 मिनरल राइट्स के बारे में बात करता है। तो एंट्री के बारे में पूछे तो 49 और 50 है ये एंट्री का नंबर। अब ये एंट्री नंबर क्या है? ये एंट्री नंबर है जो आप पढ़ते होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और साथ ही साथ जो सेंटर का लिस्ट है। तो इसको डाला गया है स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 49 और 50 में इसको डाला गया है। अभी देखिए, ये जो टैक्स का सिस्टम है, ये कब से? ये 12 साल के लिए टैक्स लेवी करने का फिलहाल अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसको रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में लागू किया गया है, मतलब कि 1 अप्रैल 2005 से इस टैक्स स्कीम को लागू किया गया है। मतलब कि अभी तक जितना माइनिंग हुआ है 1 अप्रैल 2005 से लेकर अभी तक, उस पर भी ये टैक्स वसूल सकता है कोई भी स्टेट। और ये फिलहाल कब से ये लागू होगा? 2026 से लागू होगा, और नेक्स्ट 12 ईयर्स के लिए ये वैलिड है। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स के बारे में एक रिपोर्ट है, मतलब कि फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉरेन ट्राइब्यूनल होता क्या है। देखिए, फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, और इसका गठन मतलब कि किस एक्ट ऑफ 1964 के आधार पर इसका गठन किया गया था। फिलहाल क्या है कि असम में जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है इसको अभी एक्टिवेट किया गया था, गठन किया गया था। और इस फॉरेन ट्राइब्यूनल का काम क्या था? इसका काम था, यहाँ देखिए, ये डिक्लेयर करता था कि किसी भी पर्सन के बारे में कि वो फॉरेनर है या नेशनल ओरिजिन का वो पर्सन है। मतलब कि जो एनआरसी लिस्ट में, जैसे आसाम में क्या हुआ अभी, एनआरसी लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम ऐड नहीं हो पाया। तो जिन लोगों का नाम ऐड नहीं हो पाया है, तो उनका नाम ऐड करवाने के लिए या इसे एक्सक्लूड करवाने के लिए एक ट्राइब्यूनल का गठन किया गया, जिसको बोला गया फॉरेन ट्राइब्यूनल। तो ये क्या करती है कि कोई भी पर्सन फॉरेनर है या इंडियन है, इसके बारे में ये डिसाइड करती है। और यही एक इकलौता ट्राइब्यूनल है जो इस प्रकार की एक्टिविटी करती है, मतलब ये डिसीजन लेती है कि कोई भी इंसान फॉरेनर है या इंडियन है। अभी देखिए क्या हुआ कि जो असम का फॉरेन ट्राइब्यूनल है, इसने किसी को फॉरेनर घोषित कर दिया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी इसके मतलब कि जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है इसके रिपोर्ट को, डिसीजन को ओवर रूल कर दिया है। देखिए, करेंटली फॉरेन ट्राइब्यूनल डिसीजन वर ओवर रूल्ड ओवरटर्न बाय सुप्रीम कोर्ट एंड अ पर्सन वाज डिक्लेयर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि फॉरेन ट्राइब्यूनल किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन कैसे किया जाता है, तो एक्ट ऑफ 1964 के आधार पर गठन किया जाता है। करेंटली ये कहाँ ऑपरेटिव है, तो करेंटली जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है ये कहाँ, असम में ये एक्टिवेटेड है। अभी देखिए, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एआई ऑर्गेनाइजेशन भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसी फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑफ असम के बारे में ये बोला था कि जो फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑफ असम है वो पक्षपात कर रहा है किस चीज में, एनआरसी के रिपोर्ट को बनाने में। तो ये अमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है लंदन की। इसका स्थापना कब किया गया था, 1961 में इसका स्थापना किया गया था। साथ ही साथ इसका मेन काम क्या है कि कहीं भी अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उस ह्यूमन राइट के वायलेशन के अगेंस्ट में इसको अपना मतलब कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई वायलेशन होता है तो इसके लिए ये आवाज उठाता है। मतलब पब्लिसाइज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय गवर्नमेंट। अभी देखिए, इसको 1977 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है एमनेस्टी इंटरनेशनल को। तो हमें एमनेस्टी फॉरेन ट्राइब्यूनल के साथ साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी थोड़ा सा डाटा याद रखना है। अगला है सिमिलरिटीज बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सिमिलरिटी का बात किया जा रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रांस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, ये कब हुआ था, ये हुआ था मतलब ये हुआ था 1789 में। ठीक है, 1789 में। अभी 1789 में 14 जुलाई को फ्रांस क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रांस हुआ था। तो इसी को फ्रांस नेशनल डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो सिमिलरिटीज है वो क्या क्या है। जैसे कि अगर हम लोग अभी जैसे कि देखिए, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट के चुनाव के अगर बारे में हम लोग बात करें तो इंडिया में प्रेसिडेंट कितने दिनों के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। फ्रांस में भी कितने दिनों के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है कि प्रेसिडेंट के चुनाव पे कोई लिमिट नहीं है। बीपीएससी पीआई में पूछा था कि कितने टाइम प्रेसिडेंट चुना जा सकता है इंडिया के अंदर में, तो देयर इज नो लिमिट टू इलेक्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन फ्रांस में क्या है कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ज्यादा तक प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। और अमेरिका में कुछ ऐसा ही व्यवस्था है। अभी देखिए, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का अगर हम लोग बात करें तो अपने यहाँ क्या है, मतलब ये क्वासी फेडरल सिस्टम है अपने यहाँ, क्वासी फेडरल। और फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है क्या, फ्रांस में। जुडिशियरी सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो अपने यहाँ कैसा है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। लेकिन फ्रांस में क्या है, डिवाइडेड एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ जुडिशियरी है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेज है जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग एक बार खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, तो एक बार देख लीजिएगा। अगला न्यूज है इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल। तो नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री वो कौन है, केपी शर्मा ओली। और ये पहले भी यही थे और ये नया फिर से इन्हीं को बनाया गया है। देखिए, अभी क्या है, नेपाल में बहुत ही ज्यादा इनस्टेबल गवर्नमेंट का सिचुएशन, अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ। कहाँ, नेपाल में अभी 14 बार यहाँ का सरकार चेंज हो चुका है। तो अभी जो नया गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। अगला है संपूर्णता अभियान। अभी देखिए, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा लागू किया गया, तो ये चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा। और ये कितने दिनों के लिए चलाया गया है, 3 मंथ पीरियड के लिए संपूर्णता अभियान को चलाया गया है। संपूर्णता अभियान, इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा जो इंडिकेटर्स फिक्स किया गया है ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इन 6 इंडिकेटर में सेचुरेशन प्राप्त करना है। मतलब कि मैक्सिमम डेवलपमेंट जितना किया जा सकता है या किसी भी डेवलपमेंट जितना किया जा सकता है इस फील्ड में, तो इसको अचीव करना है संपूर्णता अभियान का लक्ष्य। अभी देखिए, इस संपूर्णता अभियान में टोटल कितने 6 डिस्ट्रिक्ट को और 6 ब्लॉक को लिया गया है। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कितना इंडिकेटर है, तो 6 इंडिकेटर है। और ये कितने मंथ के लिए है, तो ये मंथ हो गया
3 मंथ के लिए संपूर्णता अभियान को अभी चलाया गया है फॉर 3 मंथ। 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 ब्लॉक्स एंड 6 इंडिकेटर्स। अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंडिकेटर है, ये 3 इंडिकेटर क्या क्या है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, जो +2 सेकेंडरी लेवल के स्कूल है, ये याद रखना है हमें, सेकेंडरी लेवल के स्कूल में 100% बिजली, 100%, यहाँ 100 दे देता हूँ मैं, 100% बिजली का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना है। साथ ही साथ जो चिल्ड्रंस है उनको फुली 100% चिल्ड्रन को फुली इम्यूनाइज करना है। यहाँ भी 100% को फुली इम्यूनाइज करना है। ब्लॉक लेवल इंडिकेटर का अगर हम लोग बात करें तो डायबिटीज, पर्सन विद डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं तो उनका संख्या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको फंड प्रोवाइड करवाना, कितना 100% तक उसको फंड प्रोवाइड करवाने का काम किया गया है। तो ये 6 इंडिकेटर्स है किसके, संपूर्णता अभियान के लिए। चालू किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। इसमें ब्लॉक कितना होगा, 6 ब्लॉक, 6 डिस्ट्रिक्ट और 6 इंडिकेटर फॉर 3 मंथ्स। अभी देखिए इसी से रिलेटेड क्या था, एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जाता था और साथ ही साथ एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाता था। तो सबसे पहले कौन आया था, देखिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सबसे पहले आया था। तो इसमें टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट का चयन किया गया था, 112 डिस्ट्रिक्ट का इसमें चयन किया गया था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। और इसको स्टार्ट कब किया गया, 2018 में। अब इसके बाद क्या किया गया, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया गया। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में चलाया गया और इसमें टोटल ब्लॉक्स कितने थे, ये 500 ब्लॉक्स थे। और इसमें इंडिकेटर्स कितने थे, टोटल 5 इंडिकेटर्स थे दोनों में। नंबर ऑफ इंडिकेटर्स इन बोथ कितना था, देखिए 5 इंडिकेटर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। इधर भी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये संपूर्णता अभियान डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पायरेशनल ब्लॉक के आधार पर ही चलाया जा रहा है। आर्टिकल 341, देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्या हुआ कि बिहार में जो ईबीसी कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है, इसको डाला जा रहा था किसमें, एससी के, एससी कैटेगरी में डाला जा रहा था। अब एससी कैटेगरी में डाला जा रहा था, लेकिन एससी कैटेगरी में कोई भी अगर चेंजेज है तो इसको चेंज करने का अधिकार सिर्फ किसको है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को ये अधिकार है। और ये अधिकार प्रेसिडेंट को कहां से मिलता है, ये मिलता है आर्टिकल 341 से। तो इसलिए क्या किया कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था बाय बिहार गवर्नमेंट टू पुट ईबीसी क्लास इनटू एससी क्लास, तो इसको अभी क्या किया गया है, इसको अभी इनवैलिड कर दिया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए बस ये आर्टिकल 341 हम लोग को याद क्या रखना है कि आर्टिकल 341 इंपावर्स द प्रेसिडेंट to change in the category of SC and ST। तो ये तो था प्रेसिडेंट का अधिकार। और इस साथ ही साथ आर्टिकल 341 स्टेट्स और पार्लियामेंट को भी अधिकार देता है SC ST वाले जो कैटेगरी है उसे छेड़छाड़ करने का। लेकिन अगर स्टेट को ये चेंजेज करना है तो स्टेट क्या करेगा, पहले गवर्नर का कंसेंट लेगा, उसके बाद ही ये चेंजेस कर सकता है। और इस साथ साथ पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है, जिसके थ्रू मतलब लॉ बनाकर ही इस कैटेगरी में कोई भी हेरफेर या फेरबदल कर सकता है। तो ये 341 किसको किसको एम्पावर कर रहा है, एक तो प्रेसिडेंट को, इसके साथ साथ स्टेट को बाय कंसेंट ऑफ गवर्नर, और तीसरा पार्लियामेंट को बाय मेकिंग अ लॉ। तो चलिए एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो आर्टिकल 341 क्या है, आर्टिकल 341 क्या है, एससी और एसटी का जो कैटेगरी होता है, इस कैटेगरी में और कोई भी चेंजेज है तो इस चेंजेस से रिलेटेड यह आर्टिकल है। मतलब इसमें कोई भी अगर चेंज करना हो तो ये किसके अंतर्गत होगा, ये आर्टिकल 341 के अंतर्गत होगा। तो देखिए ये चेंज करने का अधिकार किसको देता है, 3 लोगों को देता है। एक तो प्रेसिडेंट को देता है और दूसरा किसको, स्टेट को देता है, लेकिन बाई कंसेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर कर सकता है। और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट को भी, इसमें पार्लियामेंट भी कोई लॉ बनाकर इसमें हेरफेर कर सकता है। लेकिन सोली अगर स्टेट चाहे कि हम कर दे तो स्टेट नहीं कर सकता है, या ये कहे कि प्रेसिडेंट का ये एक्सक्लूसिव राइट है क्या, तो नहीं, एक्सक्लूसिव राइट तो नहीं है। साथ ही साथ ये 3 लोगों को, 2 लोगों को और दिया जाता है।
अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है। इसमें क्या है, इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। अभी देखिए इसमें न्यूज तो बहुत ज्यादा है, इनस्टेबिलिटी और बांग्लादेश, मतलब कि जो बांग्लादेश में अभी रिजाइन करना पड़ा किसको, शेख हसीना के गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो ये तो टोटल न्यूज में था, पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें सारा चीज दूसरे वीडियोज में, तो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि देखिए बांग्लादेश में दो मेजर पार्टी एक्टिवेटेड है। एक तो है बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी मतलब क्या हुआ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और दूसरा क्या हुआ, अवामी लीग पार्टी। तो ये जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है इसकी लीडर कौन है, खालिदा बेगम। और जो अवामी लीग पार्टी है इसकी जो लीडर थी कौन थी, ये थी शेख हसीना। अभी जिन्होंने अभी रिजाइन दिया, शेख हसीना ने। अभी देखिए जो बांग्लादेश का जो गठन, मतलब कि जो बांग्लादेश जो देश बना था, ये कब बना था, 6 दिसंबर 1976 को बांग्लादेश एज ए देश बना था। इससे पहले ये किसका पार्ट था, ये पाकिस्तान का पार्ट था। कौन सा पाकिस्तान, देखिए ये वेस्टर्न पाकिस्तान का, ये सॉरी ये ईस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट था। अभी देखिए वहां की एक पार्टी है जिस पर से अभी बैन हटाया गया है। तो इस पार्टी का नाम क्या है, ये जमाते इस्लाम एक पार्टी है जिससे अभी क्या किया गया है, बैन हटाया गया है, बैन इज रिमूव। तो ये पार्टी वहां की एक इम्पोर्टेंट है। और इस पार्टी के लीडर का नाम क्या है, शफीकुर रहमान इस पार्टी के लीडर का नाम है। अभी देखिए जो वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बना है पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश में, तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, आपको बता देता हूँ मैं एक बार। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये नोबेल लॉरिएट है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, मोहम्मद यूनुस के बारे में। नोबेल इनको मिला था जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें रिफॉर्म करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए इनको दिया गया था। तो इनके बारे में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिए जो तीन लीडर है, जो स्टूडेंट लीडर है बांग्लादेश के, तो उनका नाम आपको कमेंट करना है। अभी देखिए वहां का एक आइलैंड अभी चर्चा में आया था, क्योंकि इस आइलैंड को लेकर ही बताया जा रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये जो घटना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा विद्रोह हुआ है इस सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। क्यों, क्योंकि यहाँ अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे उनका कब्जा हो और उनका एक सैन्य ठिकाना बनाया जाए फॉर आर्मी बेस ऑफ अमेरिका। तो हम लोग को याद रखना है जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये कहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल में है। और ये देखिए यहाँ ये म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। और इसके पास बांग्लादेश का कौन सा बॉर्डर है, तो इसका नाम है कॉक्स बाजार। तो सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में हम लोगों को एक याद रखना है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए एससीओ का अभी बैठक हुआ कहाँ पे, ये हुआ है अस्थाना कजाकिस्तान में, अस्थाना कजाकिस्तान में। और इस बैठक में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएन का जो सेक्रेटरी है इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ इस बैठक में क्या हुआ, बेलारूस जो कि फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है, वो ज्वाइन किया किसको, एससीओ को। बेलारूस इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन एससीओ। अब इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया एससीओ को कब 2005 में ऑब्जर्वर की तरह ज्वाइन किया था। साथ ही साथ इसको परमानेंट स्टेटस जो मिला था 2017 में, परमानेंट स्टेटस मिला था एससीओ का, किसको, इंडिया को। अब देखिए इंडिया ने एससीओ में एक सिक्योर इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सिक्योर एससीओ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या था सिक्योर इनिशिएटिव का, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन, C for connectivity, U for unity, R for respect for sovereignty and territorial integration और E for environmental protection। तो ये सिक्योर इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था एससीओ में, तो ये स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। और इंडिया इसका परमानेंट मेंबर कब बना था, ये बना था 2017 में। अभी रिसेंट मेंबर इसका कौन सा है, तो रिसेंट मेंबर है इसका बेलारूस। अभी देखिए ये एससीओ का मेंबर हम लोग यहाँ देख सकते हो, एससीओ का मेंबर देख सकते हैं कौन कौन है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और रिसेंट मेंबर बेलारूस। तो ये है इसके परमानेंट मेंबर। साथ ही साथ इसके ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं, डायलॉग्स पार्टनर होते हैं, गेस्ट अटेंडेंस होते हैं। तो लेकिन हम लोगों को क्या याद रखना है, हम लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एससीओ। और साथ ही साथ रिसेंट जो कंट्री ज्वाइन किया है 10th कंट्री, उसका नाम हम लोग को याद रखना है क्या, बेलारूस।
और टोटल मेंबर कितने हो गए इसके? 10। तो अगला हम लोग देखते हैं इंडिया और रसिया के एनुअल समिट के बारे में। देखिए पीएम मोदी के द्वारा जो एनुअल समिट होता है इंडिया और रसिया का, तो इसको अटेंड किया गया और ये कितने नंबर का समिट था? तो ये था 22nd नंबर का समिट। लेकिन ये हम लोगों को याद नहीं रखना है। अब इसमें से जो की हाईलाइट है इंडिया और रसिया का रिलेशन जो है इंडिया के साथ, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ट्रेड का बात करें तो जो रसिया है फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया है। और अगर हम लोग फर्स्ट का बात करें तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? ये चाइना है फर्स्ट ट्रेड पार्टनर का, अगर हम लोग बात करें तो। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अमेरिका। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। और ये चौथा कौन सा अपना ट्रेड पार्टनर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा अपना रसिया। तो रसिया के साथ टोटल ट्रेड कितने का होता है? $66 बिलियन का ट्रेड होता है। और चाइना के साथ अगर हम लोग बात करें तो 128 ये 148 ये $128 बिलियन का होना चाहिए। और ये अमेरिका के साथ ही $128 बिलियन का। ये पिछले वीडियो में बताया था, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 128 या 48 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अपना एक चाइना, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरेबिया, उसके बाद रसिया चौथे नंबर का अपना ट्रेड पार्टनर है। ट्रेड डेफिसिट का बात करें तो $57 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। और इंडिया ने अभी टारगेट किया है कि 2023 तक $100 बिलियन का ट्रेड रसिया के साथ डेवलप करना है। मिलिट्री पार्टनरशिप का अगर हम लोग बात करें तो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि जो रसिया है, रसिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह का डेवलपमेंट इंडिया ने किया ही है। इसके साथ साथ जो अभी स्पेयर पार्ट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है इंडिया को, जो रशियन आइटम्स आते हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि राफाइल वगैरह जो आया था, तो इन सब के मेंटेनेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स को डेवलप करने के लिए रसिया के साथ डील हुआ है अभी एक। इसके अलावा दो कंसुलेट है रसिया के अंदर अपना। और ये कहाँ कहाँ है? एक कजान में है, दूसरा येकेतेरिनबर्ग में है। तो कंसुलेट क्या होता है? तो देखिए कोई भी अगर फॉरेन कंट्री में अपने लोग हैं, जैसे अपना जो डायस्पोरा है फॉरेन कंट्री में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है तो उसको देखा जाता है कंसुलेट के द्वारा या फिर एम्बेसी के द्वारा। तो एक एम्बेसी की तरह का ही फॉर्म इसको मान के चलिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसुलेट बोलते हैं। अभी देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के द्वारा और इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ जो AK-203 जो राइफल है ये इंपोर्ट किया जा रहा है कहाँ से? रसिया से। रसिया से। साथ ही साथ एक और राइफल है SIG-716। ये किस कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है? ये इंपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से। और ये क्या है दोनों? ये है राइफल। तो रसिया से इंपोर्ट किया जाने वाला राइफल का नाम क्या है? AK-203। अभी देखिए अगर सीपरी के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो रसिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म सप्लायर टू इंडिया है। मतलब कि जो इंडिया का 36% आर्म्स है वो कहाँ से आता है? ये आता है रसिया से। और जो 34% आर्म्स है ये कहाँ से आता है? ये आता है फ्रांस से। अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन का बात करें इंडिया और रसिया के बीच में, तो जो कड़नकुलम में जो पावर प्लांट लगाया जा रहा है, मतलब तमिलनाडु कड़नकुलम में, तो इसमें रसिया का सपोर्ट है, मिल रहा है इंडिया को। और इसके साथ साथ जो गगनयान मिशन है इसमें भी रसिया टेक्निकली हमें सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। करेंसी का बात करें तो रसिया की करेंसी का नाम क्या है? रसियन रूबल। अभी देखिए दो कॉरिडोर बनाया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए, इंडिया का रसिया से कनेक्टिविटी के लिए। तो देखिए एक तो ईस्ट रसिया को कनेक्ट करता है और दूसरा कहाँ? वेस्ट रसिया को कनेक्ट करता है। देखिए वेस्ट रसिया को कनेक्ट करने के जो ओल्ड पाथ है यहाँ दिखाया जा रहा है, ये ओल्ड पाथ है जो कि मेडिटेरियन और रेड सी होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए ये रसिया से कनेक्ट करता है। लेकिन ये अभी नया, ये वाला ग्रीन वाला जो ये नया रास्ता बनाया जाता है, न्यू पाथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं NSTC। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और एक दूसरा कहाँ से? चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये दो कॉरिडोर है, कहाँ कनेक्ट करता है? रसिया को इंडिया से। तो हम लोगों को NSTC का नाम हम लोग को याद रखना है। इसी मतलब क्या? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर।
अगला है फीपिक पार्टनरशिप। अब देखिए फीपिक पार्टनरशिप इंडिया का किसके साथ है? इंडिया का है जो पैसिफिक ओशन में जो भी आइलैंड है, देखिए जो पैसिफिक ओशन के आइलैंड है इनके साथ जो पार्टनरशिप है इसी को क्या बोला जाता है? फीपिक पार्टनरशिप। अब देखिए जो फीपिक पार्टनरशिप है इसमें टोटल कितने आइलैंड है? इसमें 14 आइलैंड है और इनके साथ इंडिया का एक पार्टनरशिप चलता है कोऑपरेशन के लिए और इस साथ कल्चरल एक्सचेंज वगैरह के लिए। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम दिया जाता है फीपिक का। अभी देखिए जो फीपिक आइलैंड मतलब कि जो फीपिक आइलैंड्स है ये 3 ग्रुप्स के आइलैंड्स को मिलाकर बोला जाता है। एक तो पॉलिनेशिया में जो आइलैंड आता है, साथ ही साथ माइक्रोनेशिया में, और जो मेलिनेशिया में आइलैंड आता है उसको इस फीपिक आइलैंड ग्रुप में रखा जाता है। तो फीपिक पार्टनरशिप किसके साथ है? इंडिया प्लस पैसिफिक ओशन का जो आइलैंड है। अभी देखिए इसमें जो 14 आइलैंड का लिस्ट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुक आइलैंड, फिजी, किरीबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू समोआ, सोलोमन आइलैंड, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो फीपिक पार्टनरशिप किसके साथ है और इस साथ साथ इस आइलैंड ग्रुप में टोटल कितने आइलैंड आते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान। अभी देखिए अफगानिस्तान के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस किया गया जिसका एम क्या था? टू फाइंड अ वे टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ अफगानिस्तान पीपुल अंडर तालिबान। देखिए तालिबान का अभी चल रहा है शासन कहाँ? अफगानिस्तान में। तो इसमें वहां के लोगों का लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि तालिबान क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे अभी जो गवर्नमेंट है वो इतना प्रो पीपल गवर्नमेंट नहीं है। तो वहां पे कैसे लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए, साथ ही साथ लाइफ क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है और ये ऑर्गेनाइज किया गया दोहा में, ठीक है। और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात किया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान में। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है दोहा में। अगला है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अभी देखिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया ये किया गया है मॉरिशस में। और ये कितने नंबर का कॉन्क्लेव था? तो ये 5th कॉन्क्लेव था मॉरिशस में। और इसको कैसे आयोजन किया गया? इसका इसका वर्चुअली आयोजन किया गया है। अभी देखिए इस कॉन्क्लेव में क्या हुआ कि इस कॉन्क्लेव में अभी बांग्लादेश को लेटेस्ट मेंबर बांग्लादेश को ऐड किया गया है। ये कब ऐड किया गया? ये 2024 में। तो अभी टोटल कितना मेंबर है कोलंबो प्रोसेस में? अगर हम लोग बात करें तो टोटल मेंबर का अगर हम लोग बात करें, टोटल मेंबर इक्वल टू यहाँ पे 5 मेंबर हो गए हैं। अब शुरू में इसका स्थापना कब हुआ था? स्टेबलाइज्ड इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। और इसका जो फाउंडिंग मेंबर था वो था इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। बाद में मॉरिशस को ऐड किया गया था और अभी 2024 में इसमें बांग्लादेश को ऐड किया गया है। अच्छा देखिए इसमें जो 5 इसके जो पिलर्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है और इस साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए ये काम करता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है कोलंबो में। हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलंबो में। तो देखिए इसमें कुछ नया हुआ है, जैसे कि नया मेंबर ऐड किया गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें कोई नया मेंबर वगैरह आया है तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है एंजल टैक्स। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। कि मान लीजिए अगर कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड कंपनी कुछ ना कुछ अपना वैल्यूएशन शो करता है, या कोई स्टार्टअप होता है उसका कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी का 500 करोड़ उसका वैल्यूएशन है, लेकिन बाद में ऑडिटिंग में क्या पता चला कि इस कंपनी का जो अभी जो करंट वैल्यू है वो कितना हो गया? 700 करोड़। तो ये जो डिफरेंस है 200 करोड़ का, और इस पे जो टैक्स लगता है, डिफरेंस पे जो टैक्स लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स। तो देखिए एंजल टैक्स का क्या है हम लोग समझ गए। तो इसी टैक्स को भी क्या किया गया है? इसको एंजल टैक्स को अभी एबोलिश करने का बात किया गया है, एबोलिशमेंट ऑफ एंजल टैक्स। और ये किसके द्वारा बात किया गया? ये बात किया गया आपका डीपीआईआईटी ने सजेस्ट किया है कि इस टैक्स को एबोलिश किया जाए। और साथ ही साथ बजट के थ्रू इसको अनाउंस भी किया गया है कि सारे के सारे कैटेगरी से एंजल टैक्स को एबोलिश किया गया। लेकिन सबसे पहले ये किसके द्वारा एडवाइस दिया गया था एंजल टैक्स को एबोलिश करने का? डीपीआईआईटी के द्वारा इसको एडवाइस किया गया था।
अभी देखिए, एंजल टैक्स को एबोलिश करने से का मेन एम क्या है, इससे फायदा क्या होगा? एक तो लोग जो टैक्स छुपाते हैं, जैसे मान लो कि कोई अपना गलत इन्फॉर्मेशन देता है अपने कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो वो खत्म होगा, और जो टैक्स है गवर्नमेंट को मिलेगा, और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करना। तो इस दो इनिशिएटिव को पूरा करने, दो टारगेट को पूरा करने के लिए क्या किया गया? अभी जो एंजल टैक्स है उसको क्या किया गया है? एबॉलिश किया गया है। तो एंजल टैक्स इस बार इंपॉर्टेंट है। अगला है विजिंगम पोर्ट के बारे में। अभी देखिए, ये जो विजिंगम पोर्ट है ये कहाँ है? सबसे पहले इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं। तो ये पोर्ट है कहाँ? अपना केरल में। ये देखिए, ये है अपना विजिंगम पोर्ट। अभी देखिए, विजिंगम पोर्ट जो है ये किसके द्वारा, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो ये पोर्ट है जो कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। और ये किस प्रकार का पोर्ट है? ये ट्रांजिट शिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज इंटरनेशनल सी पोर्ट है। तो देखिए, इसमें दो चीज है। एक तो ट्रांजिट शिपमेंट क्या होता है, उसके बाद में डीप वाटर मल्टीपर्पज इंटरनेशनल सी पोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पस जो पोर्ट है, तो इसमें ट्रांसशिपमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ट्रांसशिपमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी इंटरनेशनली कोई भी आइटम आया किसी भी पोर्ट पे, और इस पोर्ट पे आने के बाद में उसको अलग अलग लोकेशन पे तीनों वाटरवे से, मतलब कि या तो वाटरवे से या फिर हाईवेज के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू उसको क्या किया जाता है? अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसशिपमेंट। अब इंडिया में दिक्कत क्या है कि इंडिया का जो भी पोर्ट है, तो इस पोर्ट का मतलब कि यहाँ का जो सेल्फ है, या फिर कहिए कि इसका जो कॉस्ट है, इसका डेप्थ ज्यादा नहीं है, नॉट मच डेप्थ, कि यहाँ पे जो बड़ा बड़ा शिपमेंट होता है उसको यहाँ पे लाया जा सके और यहाँ पे अनलोड किया जा सके। तो इंडिया का क्या होता है, जो बड़ा बड़ा कार्गोज है इंडिया में न अनलोड होकर कहाँ अनलोड किया जाता है? सिंगापुर में अनलोड किया जाता है। मतलब स्थिति ऐसा है कि जो 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गोज है वो हैंडल किया जाता है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल, मतलब कि फॉरेन नेशन के द्वारा, इंडिया के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सिंगापुर के द्वारा किया जाता है। अभी देखिए क्या किया जा रहा है, एक डीप ड्राफ्ट किया गया। डीप ड्राफ्ट किया गया मतलब डीप ड्राफ्ट करने का मतलब क्या है? जो केरल कोस्ट पे जो पोर्ट था उस पोर्ट के सेल्फ को और भी गहरा किया गया। मतलब जो 30 मीटर का सेल्फ था उस सेल्फ को बनाया गया अभी 20 मीटर के सेल्फ में लगभग कन्वर्ट उसको किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है वजिंगम पोर्ट पे, ये किया गया है काम। अभी देखिए, इससे फायदा क्या होगा कि जो कार्गोज दूसरे कंट्रीज इंडिया का हैंडल कर रहा था वो कार्गो अब हैंडल इंडिया खुद करेगा। तो यहाँ हैंडल करने से क्या होगा कि एक तो इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, और साथ ही साथ जो सामान का कॉस्ट है मार्केट में उस कॉस्ट को भी मिनिमाइज किया जा सकता है इसके थ्रू। तो यही है विजिंगम पोर्ट के बारे में। अच्छा, अब एक देखिए, एक गलाथे बे में भी एक पोर्ट बनाया जाता है जो कि अनिटको का जो प्रोजेक्ट था, जो अंडमान अंडमान निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा था, निकोबार प्रोजेक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, तो गैलेथे भी बनाया जा रहा है। तो यहाँ भी एक पोर्ट इसी तरीके का पोर्ट बनाया जा रहा है मल्टीपर्पज, मतलब कि ट्रांसशिपमेंट मल्टीपर्पज पोर्ट यहाँ भी डेवलप किया जा रहा है। अभी देखिए, जो वजिंगम पोर्ट है या फिर गलाथे बेग वाला पोर्ट है, इन दोनों पोर्ट का एक खासियत और क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, ये इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट है, ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट के काफी पास है। जैसे कि अगर वजिंगम पोर्ट का हम लोग बात करें तो ये 10 नॉटिकल माइल है यहाँ से, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड रूट से दूर। और जो ये गलाथे बे है ये भी लगभग 20 नॉटिकल माइल के आसपास ही है। तो ये दोनों इंटरनेशनल, मतलब कि जैसे इंडिया के पास अपना कोई भी बड़ा पोर्ट नहीं था, उसी तरीके से बाकी और भी नेशन है जिसके बारे में, आसपास के नेशन से उसके जिसके पास अपना बड़ा पोर्ट नहीं है, तो उनका ट्रांसशिपमेंट ये हैंडल कर सकता है। तो ये पोर्ट वजिंगम पोर्ट और गलाथे पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या याद रखना है कि वजिंगम पोर्ट कहाँ है? ये है केरल में। साथ ही साथ डीप ड्राफ्टिंग क्या होता है? तो डीप ड्राफ्टिंग एक तरह से जो सेल्फ होता है उसको और गहरा करने का एक टेक्निक है। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। और ये वजिंगम पोर्ट है कहाँ, ये हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अगला देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो इसका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर, यूएनडीईएसए के द्वारा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। अभी देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें टोटल कितना 17 गोल के बारे में बात किया जाता है और इसमें तो टोटल टारगेट है, ये टारगेट है 169 टारगेट है इसमें। तो ये जो 17 गोल है तो इसमें से कुछ गोल जो इंपॉर्टेंट है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ में दे दूंगा इसको ऐड करके, तो उसको आप याद कर लेंगे एक बार। तो हमें क्या याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन रिलीज करता है, तो इसको करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसको पब्लिश करता है। अगला है ई मोबिलिटी के बारे में। तो देखिए ई मोबिलिटी मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये ई व्हीकल के बारे में बात कर रहा है। अभी देखिए ई व्हीकल को अभी लॉन्च करने में चैलेंजेस क्या है, जैसे कि अभी कॉस्ट जो होता है ई व्हीकल का बहुत ही ज्यादा है, मतलब सीधा अभी 2 टाइम्स इसका कॉस्ट आता है, 2 टाइम्स नहीं लेकिन 1.5 टाइम्स तो जरूर है, 1.5 से 2 टाइम्स इसका कॉस्ट अभी ज्यादा है। इसके साथ साथ अभी रेंज एंजाइटी है लोगों में कि ये बहुत ही कम माइलेज, मतलब कि ये बहुत ही कम कैपेसिटी है इसके बैटरी स्टोरेज का, मतलब कि ये 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर रेंज में भी अवेलेबल है। तो ये एक एंजाइटी क्रिएट करता है। साथ ही साथ अभी लैक ऑफ क्लीन एनर्जी है, मतलब कि सोलर एनर्जी वगैरह अभी बल्क में यूज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब ये बल्क में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए कौन सा थर्मल एनर्जी वगैरह का यूज करेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो अभी क्लीन एनर्जी नहीं है, तो ये भी इसका एक चैलेंजेज है। साथ ही साथ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग वगैरह का जो सुविधा है वो सब अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये है ई मोबिलिटी के कुछ चैलेंजेज। अच्छा, ई मोबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स चालू किया गया, कोई कुछ इनिशिएटिव लिया गया, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फेम 1 इनिशिएटिव था और फेम 2 इनिशिएटिव था। तो ये तो पहले का इनिशिएटिव है और इसका फेम का मतलब क्या है, फास्ट एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फेम 1 एंड फेम 2। अभी नया आया है ई एम पी एस 2024, ई एम पी एस मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोमोशन स्कीम। अब ईएमपीएस स्कीम चालू किसके द्वारा किया गया है, तो एमएचआई का, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा इसको चालू किया गया है। तो हमें ईएमपीएस का फुल फॉर्म और ये मिनिस्ट्री का नाम हम लोग को याद रखना है, ये हो जाएगा अपने लिए इंपॉर्टेंट। अगला है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब क्या बोल रहा है, ये पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएनजी एंड पीएनजी के बारे में ये बात कर रहा है। अभी देखिए सीएनजी पीएनजी क्या है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो पीएनजी है इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, साथ साथ इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए भी इसको अभी यूज किया जाएगा। पीएनजी के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया था इससे पहले, क्योंकि पीएनजी का अभी डेवलपमेंट काफी किया जा रहा है, मतलब कि क्योंकि जो अपना ट्रांसपोर्ट वाला जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में। तो इसलिए जो इंडिया चाहता है क्या कि पीएनजी पर शिफ्ट कर जाया जाए सारे व्हीकल्स को, मतलब मैक्सिमम व्हीकल्स को, या तो इलेक्ट्रिक पे नहीं तो पीएनजी पे, क्योंकि ये सस्ता भी है और ये क्लीन एनर्जी भी है। तो इसलिए इसमें शिफ्ट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर सीएनजी का यूज का बात करें तो सीएनजी ऑटो फ्यूल्स की तरह यूज किया जाएगा। तो पीएनजी और सीएनजी का जो यूज है ये यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट में बन सकता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज का मैंने देखा भी था जो पीएनजी पर बिल्कुल यही स्टेटमेंट दिए हुए था कि किस किस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाएगा, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाएगा। अच्छा देखिए बेनिफिट क्या है सीएनजी और पीएनजी यूज करने का। जो सीएनजी है इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब जो सीएनजी होता है इसमें जल्दी आग लगने का संभावना नहीं है, तो ये ब्लास्ट वगैरह जल्दी नहीं होता है। तो ये एक इसका फायदा है। साथ ही साथ ये क्या होता है बोलते हैं, ये इसका जो कंबस्शन होता है बहुत ही अच्छे से होता है। तो अच्छा से कंबस्शन होता है मतलब कैलोरीफिक वैल्यू भी इसका थोड़ा ठीक ठाक होगा बाकी चीजों से, तो इसलिए सीएनजी का यूज किया जाता है। और पीएनजी में क्या होता है, पीएनजी में तो प्रॉपर मीथेन ही होता है और मीथेन बहुत ही क्लीन एनर्जी की तरह यूज होता है, मतलब कि इसमें जो रेजिड्यू वगैरह है, नहीं रेजिड्यू है वो नहीं बचता है, बहुत ही कम बचता है। और साथ ही साथ ये जो कंप्लीट कंबस्शन होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन इसमें बहुत ही लेस होगा, तो इसलिए पीएनजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में, मतलब कि सीएनजी और पीएनजी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कहा जाएगा कि सीएनजी का यूज किस लिए किया जाएगा और पीएनजी का यूज किस लिए किया जाएगा, जैसे ऑटो फ्यूल के लिए, और पीएनजी का यूज डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए इसका यूज किया जाएगा। और सीएनजी पीएनजी का रेगुलेटिंग एजेंसी कौन सा होगा, मतलब जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जा रहा है इसका रेगुलेटिंग एजेंसी होगा पीएनजीआरबी, इसका रेगुलेटिंग एजेंसी होगा। इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग एक बार। साथ ही साथ अगर हम लोग ग्रोथ का बात करें तो टारगेट अभी कितना है, इसका यूज अभी 7% पे है, लेकिन टारगेट है कि आने वाले दिन में 2030 तक इसके यूज को 15% तक बढ़ाया जा सके। मतलब फिर टारगेट क्या है इसका, टारगेट 15% अप टू 2030। ये है इंपॉर्टेंट डाटा, तो इसको हम लोग याद रखेंगे एक बार। साथ ही साथ इसको याद रखेंगे, यूज और टारगेट। अगला है कोल सेक्टर इन इंडिया। अभी देखिए कोल सेक्टर जो इंडिया का है, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि जो यूज का टोटल का है 13.94% कोल अभी तक इंपोर्ट किया जाता था इंडिया के अंदर, लेकिन ये इंपोर्ट अभी बहुत ही कम हो गया है और ड्रास्टिकली ये डिक्लाइन हुआ है, मतलब कि लगभग 10% से नीचे आ गया है। अभी टोटल कितना इंपोर्ट किया जा रहा है कोल का, ये किया जा रहा है 2.94% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कोल इन द कंट्री। तो ये 10% का ये रिडक्शन हुआ है, और ये रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि अभी जो जैसे कि सोलर वगैरह का, सोलर का, विंड का, जो भी एनर्जी का अदर अल्टरनेटिव स्रोत जो अपनाया जा रहा है, जो रिसोर्सेज अपनाया जा रहा है, इसके द्वारा इसको कम कर दिया गया है। तो कोल सेक्टर में हम लोग बात करें तो जो टोटल इंपोर्ट ऑफ कोल क्या हुआ है, अभी इंपोर्ट ऑफ कोल अभी डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन बाई हाउ मच परसेंटेज, तो डिक्लाइन बाई अप्रोक्सीमेटली 10%। एफडीआई का अगर हम लोग बात करें कोल सेक्टर में, तो माइनिंग, कोल माइनिंग के लिए, देखिए यहाँ माइनिंग है, कोल माइनिंग के लिए 100% एफडीआई है कोल सेक्टर में। और अगर इंडिया का कोल रिजर्व का बात करें इंडिया के अंदर, तो जो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है वो है झारखंड में, उसके बाद है उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में उसके बाद। और अगर हम प्रोडक्शन का बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और झारखंड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, और ये पी वाई क्यू में ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 67 में ही पूछा था शायद, कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है कोल का जो रिजर्व है, तो वो है सबसे ज़्यादा झारखंड में, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, उड़ीसा में। और ये जब क्वेश्चन पूछा था 2000 सॉरी 67 में बीपीएससी, तो ये द हिंदू में इसका पूरा का पूरा एक आर्टिकल भी आया हुआ था, मुझे याद है। तो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर थोड़ा सा जोर दीजिए आप लोग, देखिए न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश कीजिए। यहाँ कुछ डाटा है कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल है, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल है, और साथ ही साथ इंडिया का जो रिजर्व है कोल का वो फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और इंडिया में सबसे, सॉरी, वर्ल्ड में जियो ग्लोबिकल ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो कोल का स्टोरेज है वो कहाँ है, रसिया है क्या, हाँ रसिया ही होना चाहिए। रसिया में सबसे ज़्यादा कोल का स्टोरेज है। प्रोडक्शन कौन करता है, ऑब्वियसली चाइना ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। अभी देखिए इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो कोल कितने टाइप का मिलता है, चार टाइप का मिलता है। एक तो बिटुमिनस कोल, दूसरा लिग्नाइट कोल, तीसरा एंथ्रासाइट कोल, और एक चौथा टाइप यहाँ नहीं दिया है, 4 टाइप्स होता है ये, चौथा नहीं दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं पीट टाइप का कोल। और पीट जो होता है ये सबसे लेस क्वालिटी का कोल है ये पीट, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, एंथ्रासाइट, ये है बेस्ट क्वालिटी कोल। और यहाँ मैप में हम लोग देख सकते हैं जो कोल रिजर्व है इंडिया के अंदर, तो हम लोग अगर बात करें एंथ्रासाइट कोल का, तो ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलता है। देखिए जम्मू और कश्मीर में ये मिल रहा है कौन सा कोल, एंथ्रासाइट कोल, और ये किस टाइप का कोल होता है, ये बेस्ट क्वालिटी कोल होता है।
इसके अलावा बिटुमिनस कोल इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है, जैसे कि ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल मिलता है। और बिटुमिनस कोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कोल बोलते हैं, क्योंकि बिटुमिनस कोल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कोल। और बिटुमिनस कोल जो होता है सस्ता भी होता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी एक मीडियम रेंज में होता है, तो इसलिए इस कोल का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। तो ये था कोल के बारे में। अगला न्यूज है सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अभी देखिए सार्क नेशन के साथ आरबीआई ने अभी करेंसी स्वैप का एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये किसके साथ किया है, तो ये किया है सार्क नेशन के साथ। अभी देखिए सार्क का अगर हम लोग बात करें तो सार्क में टोटल कितने कंट्रीज है, सार्क में टोटल है 8 कंट्री। और ये 8 कंट्री, ये कब हुआ था इसका स्थापना, ये हुआ था 1985, 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। और अगर हेड क्वार्टर का बात करें तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू में। अभी देखिए सार्क नेशन अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश गवर्नमेंट का जो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, इन्होंने बोला है सार्क के रिवाइव करने का बात किया है। तो थोड़ा सा सार्क भी अभी ये मतलब कि ये है न्यूज में है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हम लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ ये जो करेंसी स्वैप है इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। अभी देखिए इंडिया सार्क नेशन के अलावा जो इंडिया जापान के साथ भी करेंसी स्वैप करता है, इंडिया यूएई के साथ, इंडिया श्रीलंका के साथ भी, और इंडिया ब्रिक्स नेशन के साथ भी करेंसी स्वैप करता है। अब करेंसी स्वैप का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी कंट्री का, मतलब कि मान लीजिए ये कंट्री है और ये भी कंट्री है, तो इन दोनों का कंट्री का डायरेक्टली मतलब डॉलर में ये लोग परचेजिंग नहीं करते हैं गुड्स का, ट्रेड पर डॉलर में ना कर कर अपने अपने लोकल करेंसी में डायरेक्ट करते हैं, तो इसी को बोला जाता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अगला है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट गिवन एज लोन डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। मतलब कि एक बैंक है, इस बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना आया, ये डिपॉजिट कितना आया, और इस डिपॉजिट का कितना पार्ट जो बैंक है ये लोगों को फिर वापस लोन के रूप में दे दिया, तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो सी डी आर इसको बोलते हैं। तो सी डी आर ऑलवेज परसेंटेज में दिखाया जाता है, तो इसको अगर सी डी आर हम लोग कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे सॉरी लोन अमाउंट बाई डिपॉजिट अमाउंट इंटू, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सी डी आर का वैल्यू आ जाता है। और बिहार में अगर हम लोग स्पेशली बात करें बिहार में, तो जो सी डी आर है वो सबसे ज्यादा कहाँ का है, हाईएस्ट कहाँ का है, पूर्णिया का। ये था पहले था, इस बार का तो इकोनॉमिक सर्वे में देखा नहीं हूं अभी तक, लेकिन पूर्णिया ही होना चाहिए क्योंकि उस समय 80% के आसपास था इसका सीडीआर, इतना जल्दी कम होने वाला नहीं है। अब देखिए सीडीआर अभी क्या है कि सीडीआर को अभी कम करने के लिए बोला गया है, किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आरबीआई गाइडेड टू रिड्यूस सीडीआर रेशियो, अभी करेंटली 78.80% है टोटल इंडिया का सीडीआर 78.80%, तो इसको कम करने का बात किया गया है। अच्छा इसको कम करने का बात क्यों किया गया है कि देखिए सीडीआर बेसिकली हो क्या रहा है, बैंक लोन दे रहा है। अब बैंक जितना ज्यादा लोन देगा सीडीआर का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सीडीआर का वैल्यू ज्यादा बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास खुद के पास पैसा नहीं है, मतलब पैसा का कमी हो गया, लिक्विडिटी कम हो गया बैंक का, मार्केट से लिक्विडिटी इसका बैंक का कम हो गया। तो इस लिक्विडिटी रिस्क को बचने के लिए हो सकता है कि पैसा डूब भी जाए और एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, जो बैंक का पैसा दिया हुआ एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए क्या बोला गया है, आरबीआई के थ्रू गाइडलाइन क्या लाया गया है कि सीडीआर को कम किया जाए। तो ये है इसके इम्पैक्ट। तो ये था सीडीआर के बारे में। और बिहार में सीडीआर रेशियो सबसे ज्यादा किसका है, तो ये है पूर्णिया का। ये है सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार देख लेंगे। इसको बता ही दिया ऊपर एक्सप्लेन। अगला है शहर प्रोग्राम। अभी देखिए शहर प्रोग्राम क्या है, शहर प्रोग्राम में जो वुमेन्स के लिए प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का,
जो वुमेन्स बिजनेस करती है तो उनके लिए ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। तो इसी को बोला गया है क्या, शहर प्रोग्राम, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल टू द वुमेन्स। अभी देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है, जो एमएसएमई सेक्टर है, इसमें जो लोन दिया जाता है एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, तो ये मतलब कि इस सेक्टर में जो लोन दिया जाता है, इसका 7% जो लोन होल्डर है वो वुमेन्स है। मतलब कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो फाइनेंस्ड है बैंकों के द्वारा या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें 7% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन्स के द्वारा लीड किया जाता है। तो इन सेक्टर्स के को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए ये शहर प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करवाया जाएगा और बिजनेस डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो भी एमएसएमई ऑपरेट करती है, जो भी लेडीज, उनके लिए। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया है, तो ये लाया गया है वुमेन्स इंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म और सिबिल के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है। अगला देखते हैं, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। तो देखिए अभी पहली बार एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको बनाया गया, राजेंद्र खन्ना को बनाया गया। ये पहली बार किया गया है, तो इस नाम को हम लोग को याद रखना है, ये फर्स्ट टाइम किया गया। देखिए ये पोस्ट पहले से एग्जिस्ट करता था, द पोस्ट ऑफ ANSA वाज एग्जिस्टेड ऑलवेज बट द सीट वाज वैकेंट टिल नाउ, सो मिस्टर राजेंद्र खन्ना इज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट ANSA ऑफ इंडिया। तो ये भारत के सबसे पहले असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, ये है राजेंद्र खन्ना। तो देखिए अगर हम लोग इसका मतलब कि हायरार्की का एक बार हम लोग अगर बात करें, तो सबसे ऊपर होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर कौन काम करते हैं, इसके अंदर एनएसए होते हैं। तो अभी अपने वर्तमान एनएसए कौन है, अजीत डोवाल, और अजीत डोवाल ये सेकेंड टाइम एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। और उसके नीचे कौन काम करता है, उसके नीचे काम करता है ANSA एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये कौन है, ये है राजेंद्र खन्ना। अब देखिए ANSA के नीचे 5 और सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, उनको बोला जाता है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, साथ ही साथ मिलिट्री सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो डेप्यूटी सेक्रेटरी एडवाइजर जो होते हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये 3 टाइप के होते हैं। तो इन तीनों का नाम क्या है, एक तो टीवी रविचंद्रन है, पंकज कुमार सिन्हा है और पवन कपूर है। इनका भी अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि आपको न्यूज वाले सेक्शन में हमने करवाया था। तो ये चारों का चारों नाम हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये चारों अभी बिल्कुल नया फ्रेश ही इनको बनाया गया है। तो ये नाम याद रखना है, ये क्या है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये तीनों का तीनों अपॉइंटमेंट बिल्कुल नया है, टीवी रविचंद्रन, पंकज कुमार सिन्हा और पवन कपूर। ये तीनों नाम हम लोग को याद रखना है, ये तो डिप्यूटी है, और साथ ही साथ ANS कौन है, राजेंद्र खन्ना। अच्छा, जो NSCS नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट होता है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट जो है, ये बनाया गया था NSC के सेक्रेटेरिएट के फॉर्म में। मतलब कि NSC का जो होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो होता है, अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होता है। और जो टोटल जो NSC ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये किनके कमीशन, किनके एडवाइस पे बनाया गया था, मतलब किसके रिकमेंडेशन पे, तो केसी पंत कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो का पार्ट 1, और अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ फॉलो करें। और ये इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, जिसमें डिफेंस इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज और जो कल्चर वाला सेक्शन है, उसको पार्ट 2 में तुरंत ही रिलीज किया जाएगा। मतलब कि आई होप सैटरडे को आपको ये फिर से आपको मिल जाएगा। जो पार्ट 2 है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये सैटरडे को आपको मिल जाएगा शाम तक।